Hello everyone. Now let's start with the IGST Act. वैसे IGST के कुछ सेक्शंस हम पढ़ चुके हैं, राइट? प्लेस ऑफ सप्लाई के कुछ सेक्शंस हम पढ़ चुके हैं. अब अपन कुछ और सेक्शंस देखते हैं जो हमने पहले नहीं देखे हैं, राइट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 5 से. दिस इज IGST Act. और IGST Act कहां लगता है आप सबको मालूम है. इट इज एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट सप्लाई. करेक्ट? वेरी गुड. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन है IGST का. लेवी एंड कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. बहुत सिंपल होता है चार्जिंग सेक्शन के. सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 there shall be levied a tax called as integrated goods and service tax on all underline interstate supplies. Interstate supplies के ऊपर लगेगा of goods or services or both. Except on supply of alcoholic liquor. तो यहां पे भी सेम है जैसे वहां देखा था अपन ने सेक्शन 9 में CGST एक्ट के अंदर कि अल्कोहलिक लिकर के ऊपर ये नहीं लगेगा. GST ही नहीं है, सेंट्रल भी नहीं है, स्टेट भी नहीं है, IGST भी नहीं है. ठीक है? अल्कोहल लिकर के ऊपर इस पे अभी भी स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट जो है वो लगता है. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 15. तो यहां वैल्यू सेक्शन 15 में डिटरमिन करेंगे. ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. तो कहने का मतलब है कि IGST में अलग से वैल्यूएशन का कोई सेक्शन नहीं है. जो सेक्शन हमने पढ़ा वैल्यूएशन का, CGST का जो सेक्शन पढ़ा अपन ने सेक्शन 15, वही यहां पर भी लगेगा. यानी वैल्यूएशन कॉमन रहेगा, जो CGST में दिया है वही रहेगा. एंड एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 40%. तो यहां मैक्सिमम 40% है. CGST में मैक्सिमम कितना था? 20 था. CGST 20, SGST या UTGST 20. तो इंट्रा स्टेट में दो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट. लेकिन इंटर स्टेट में एक ही रहता है एंड दैट इज IGST. इसलिए ये डबल है, इसलिए यहां 40% मैक्सिमम है. एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल. तो एक्चुअल रेट्स जो है वो तो नोटिफाई होते हैं, हमने देखा. एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन. साहब सिंपल है. अभी provided that the integrated tax on goods imported into India, goods को underline किया जाए, goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provisions of section 3, in fact subsection 7 of the Customs Tariff Act. Section 3 subsection 7 of Custom Tariff Act जो है वो लगता है for collection of integrated tax on importation of goods into India. तो ये याद रखो, importation of goods जब होता है तो उस पे डायरेक्ट ये एक्ट जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, इंटीग्रेटेड IGST एक्ट, इसके अंदर नहीं लगता, मगर उसको हम काउंटरवेलिंग टैक्स कहते हैं. तो कस्टम्स एक्ट के अंदर हम इसको लगाते हैं. रेट यही रहता है, जो IGST का रेट है वही रेट हम लेकर के कस्टम्स एक्ट के अंदर, कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर उसको लगाते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स. तो उसको काउंटरवेलिंग कहते हैं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑफ IGST इन इंडिया. जैसे अगर अपन इंडिया में कोई गुड्स बना के बेचेंगे तो उस पर IGST लगेगा, तो सेम रेट से इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भी हम लगाएंगे. तो वो कस्टम्स एक्ट में कवर होता है और उसका जो रेट है वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट में रेट, आई मीन टू से उसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट. ओके. ऑन द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर द सेड एक्ट. तो उसका वैल्यू भी अपन यहां पर डिटरमिन नहीं करेंगे, उसका वैल्यू भी कस्टम्स में डिटरमिन होगा. सेक्शन जो कस्टम्स एक्ट के है सेक्शन 14 है वहां, उसमें डिटरमिन होगा. एट द पॉइंट व्हेन ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आर लेविड. तो उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी क्या रहेगा? जब कस्टम ड्यूटी लगता है वो पॉइंट, कस्टम का जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसी पे IG जो है वो भी लगेगा. तो उसको इंटीग्रेटेड टैक्स कहते हैं वहां पे कस्टम्स में. सो पॉइंट व्हेन ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आर लेविड ऑन द सेड गुड्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट. सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन है कस्टम्स एक्ट का. सेक्शन 12 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कस्टम्स एक्ट.
तो चार्जिंग सेक्शन 12 में होता है, और ये जो ड्यूटी है ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट में लगती है। कैसे लगती है एक बार मैं आपको समझा दूं। देखो वेरी सिंपल, ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ और उसका अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट, सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट में उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाला जाता है। वो अगर मान लो कि 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए पे सबसे पहले अपन वहां लगाते हैं बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी इज द एक्चुअल इंपोर्ट ड्यूटी। तो वो मान लो कि, और उसका जो रेट है वो वहां कस्टम्स टैरिफ एक्ट में दिया रहता है, तो मान लो कि उसका रेट 10% है अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट, तो वो 1,000 रुपए यहां लग जाएंगे 10% से 10,000 का। फिर इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 11,000 रुपए आएगा। अब ये 11,000 रुपए के ऊपर अपन लगाएंगे, प्लस कर देंगे सीवीडी। तो इसको मैं इंटीग्रेटेड, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो लिखता हूं पहले, इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो ट्रैफिक हो जाएगा। कस्टम्स टैरिफ एक्ट, सारे सेक्शंस आपको याद होने चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। अब इसका जो रेट लेंगे, ये रेट कहां से लेंगे, एट द रेट ऑफ आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का जो रेट होता है वही रेट से यहां इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से उसको हम लगाएंगे कस्टम्स एक्ट के अंदर, सेक्शन 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर। तो देखो कितना आएगा, 11,000 का निकालो। सपोज के अब रेट अपन एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इसका रेट 10% है, अच्छा 10 तो यहां बेसिक था ही, इसको अपन ले लेते हैं 18%, चलो ले लेते हैं, अज्यूम टू बी 18। सो दिस विल बी 18% ऑफ 11,000। 11,000 का 18% ये लगेगा, तो 11,000 का 18% कितना होता है, 11,000 इंटू 18% इज 1980। तो इस तरह से ये इंटीग्रेटेड टैक्स हम लगाते हैं ऑन इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। आए समझ में? सिंपल है। अगर कस्टम्स आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको ये सब याद होगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, फिर क्या होता है देखो, एक और चीज आपको समझा दूं कि इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है, गुड्स, तो इस पे जो ये इंटीग्रेटेड टैक्स यानी जीएसटी जो है, बेसिकली जीएसटी इज लेवीड अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट। शॉर्ट में लिखूं, अभी तो सीटीए समझ में आ गया होगा आपको। अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। और अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर है तो उस पे टैक्स कैसे लगेगा, उस पे जो जीएसटी लगेगा वो यहीं पर लगेगा, लेवीड अंडर आईजीएसटी एक्ट। क्योंकि सर्विसेज जो है वो कस्टम्स में कवर्ड नहीं होती, सर्विस कस्टम में कवर्ड नहीं है ना, गुड्स कस्टम में आते हैं, सर्विस कस्टम में नहीं आती कभी भी। सर्विस की इंपोर्ट पे कभी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए उस पे सीधा आईजीएसटी एक्ट जो अपन पढ़ रहे हैं अभी उसी के अंदर टैक्स लगेगा। और गुड्स है, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उसमें कस्टम्स के अंदर अपन उसको चार्ज करेंगे, है वो जीएसटी,
उसकी जो जान है, जो रूह है, वो जीएसटी है। उसका नाम है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो जान जीएसटी है और नाम क्या है उसका? इंटीग्रेटेड टैक्स। ये उसका नाम है, नेम। ओके, तो इस तरह से दोनों को याद रखो, टेक्निकल पॉइंट है ये। कभी किसी ने पूछ लिया कि गुड्स के इंपोर्टेशन पे जीएसटी लगता है क्या, तो आप बोलेंगे गुड्स के इंपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं, वो तो कस्टम में आता है। तो आप बोलेंगे नहीं 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 लगता, तो गलत हो जाओगे। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे जीएसटी लगता है, लेकिन जीएसटी एक्ट में नहीं लगता। सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी एक्ट में नहीं लगता। कहां लगता है? अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट। ओके, और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे सीधा आईजीएसटी एक्ट में ही टैक्स लगता है। चलो फिर आगे चलते हैं, बातें समझ में आ गई तो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि जो लगता है प्लेन में, शैल बी लेवीड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट। यानी यहां गवर्नमेंट का इंटेंशन है जीएसटी लगाने का, लेकिन क्या बोला है? जब काउंसिल रिकमेंड करेगा तब, बाद में लगाएंगे, अभी नहीं। अल्कोहल पे लगाने का इंटेंशन ही नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाने का इंटेंशन है, लेकिन कब? तो बाद में, जब भी काउंसिल डिसाइड करेगा तब। और तीसरे पॉइंट में लिखा है कि गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। जो रिवर्स चार्ज हम पढ़ के आए, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होगा, रिवर्स चार्ज बेसिस पे, बाय द रेसिपिएंट of such goods or service or both, and all the provisions of the act shall apply to such recipient as if that person is liable for paying the tax. तो अपन पढ़ चुके हैं। तो जो अपन ने पढ़ा है ना रिवर्स चार्ज, वो दोनों में है, कॉमन रहता है। वो रिवर्स चार्ज का जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा, दैट इज कॉमन फॉर इंट्रास्टेट एज वेल एज इंटरस्टेट सप्लाईज। Then integrated tax in respect of supply of goods and service or both by supplier who is not registered. तो वहां जैसे 9(4) था, वैसे यहां पे भी है 5(4). सेम, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से हम गुड्स या सर्विस लेंगे तो फिर अपने को, लेने वाले को, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो सेम जो वहां पढ़ा था वैसे यहां पर भी है। तो लिखा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इन्हें सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड। shall be paid by such person on reverse charge basis as a recipient, and all the provisions of the act shall apply as if the recipient is the supplier. लेकिन फिर यहां लिख दो कि this is postponed in reality till 31st March 2018. 31 मार्च 2018 तक ये सेक्शन को गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है। ये जो रेसिपिएंट है, डीम टू बी सप्लायर in case of purchase from unregistered dealers, ये कॉन्सेप्ट अभी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। 31 मार्च 18 के बाद क्या होगा? वील वेट एंड सी। फिर 5 पे चलते हैं। गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज अंडरलाइन किया जाए, सर्विसेज, द टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ विच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सेम जैसे वहां था वैसे ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना। इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ ही इज द सप्लायर लायबल टू पे टैक्स। रिवर्स चार्ज के लास्ट पॉइंट में इसको भी देखा था मैंने, वो ऊबर ओला, याद आ रहा है ना? सेम चीज यहां पर भी है। और फिर वही पॉइंट उसमें रहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का कोई ऑफिस इंडिया में नहीं है, अगर है तो उसको टैक्स भरना, अगर नहीं है तो फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया में, तो वो रिप्रेजेंटेटिव को अपन लायबल पर्सन मानेंगे। और अगर ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो फिर उनको एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा स्पेसिफिकली टू डिस्चार्ज टैक्स ऑन देयर बिहाफ। तो सारे पॉइंट्स आपको याद है, सेम टू सेम यहां पे। तो देखो ये पूरा सेक्शन 9 जो उधर था ना सीजीएसटी में, उसका कॉपी है
सिर्फ डिफरेंस है कि वहां इंट्रा स्टेट लिखा होता है, ये इंटर स्टेट में लगता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो वो दोनों प्रोविजोस है फिर उसमें, वेरी सिंपल। और उसका एनालिसिस भी देखो बहुत सिंपल है। लेवी ऑफ आईजीएसटी किस पे है, तो इंटर स्टेट सप्लाईज एंड इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्टेशन में भी यहां लगता है, लेकिन इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है उसमें लगेगा कस्टम्स के अंदर, और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जो है वो यहां पे लगेगा। एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर वही सारे पॉइंट्स है। Every interstate supply will be liable to tax if there is a supply either of goods or service or both. Even when the supply involves goods or service or both, the law provides that such supply would be classifiable only as goods or service in terms of Schedule 2. ये भी अपन ने सब पढ़े थे। Then the supply is an interstate supply. ये अपन अभी पढ़ेंगे डिटेल में, interstate supply किसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिया है refer section 7. So don't worry, we'll see section 7 after a few minutes. And the tax shall be payable by the taxable person, obviously. फिर लिखा है टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यही जो भी मैंने पूरा समझाया आपको वही लिखा है। बीसीडी लगेगा और बीसीडी के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। फिर रेट एंड वैल्यू, द रेट ऑफ टैक्स शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली बट शैल नॉट एक्सीड 40%। मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी विल बी 40%। फिर वैल्यू सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में निकाला जाएगा, ये भी पढ़ा अपन ने। फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो भी लगेगा, वो भी देखा अपन ने। और ई कॉमर्स में भी देखा अपन ने कि गवर्नमेंट विल नोटिफाई द सर्विसेज इन विच द ई कॉमर्स ऑपरेटर विल हैव टू पे द टैक्स। एग्जाम्पल में ओला ओबर लिख दो तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस भी उसके बहुत सिंपल है। व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज लेवीड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई? आईजीएसटी। दे आर लायबल टू आईजीएसटी। बच्चों के क्वेश्चन है ऑन इंटरस्टेट। और इंटरस्टेट क्या है तो वो सेक्शन 7 में डिफाइंड है, वो अभी अपन पढ़ेंगे। देन हाउ टू असर्टेन द टैक्सेबल वैल्यू फॉर लेवी ऑफ आईजीएसटी, लिखेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू विल बी डिटरमिन अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, और वो सेक्शन अपन पढ़ चुके हैं तो उसका ब्रीफ आइडिया आपको दे देना आंसर में। देन व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स दैट इज एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज एज नोटिफाइड बाय द काउंसिल, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल विच शैल नॉट बी मोर देन 40%। तो सारे नोटिफिकेशन के नंबर दिए जिसमें अनाउंसमेंट्स आए हैं, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती नोटिफिकेशन नंबर। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स, तो सबसे पहले तो लिखेंगे जो सप्लायर है रजिस्टर्ड पर्सन वो लायबल है, टैक्सेबल पर्सन। लेकिन कुछ केस में रिवर्स चार्ज भी लगता है और कुछ केस में ई कॉमर्स जो ऑपरेटर है उसको भी लायबल करा जाता है। जैसे उसमें एग्जांपल दिया है रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब। और दूसरे के एग्जांपल है होटल बुकिंग्स का। होटल बुकिंग जो होता है जैसे booking.com हो गया, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आपको होटल्स वगैरह बुकिंग करने में मदद करते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप भी है, मेक माई ट्रिप वगैरह के एग्जांपल आप उसमें लिख सकते हैं। मेक माई ट्रिप, cleartrip.com, तो होटल्स उस पे लिस्टेड होते हैं और दे हेल्प यू बुक दोज होटल्स। तो अपन पैसा किसको देते हैं? मेक माई ट्रिप को। फिर उसमें ये भी है ना, एक कौन सा बहुत फेमस है आजकल, देखो सारा टाइम पे याद नहीं आता मुझे, ओयो रूम्स, ओयो रूम्स करके है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स है फॉर होटल बुकिंग्स एंड ऑल, तो उसमें वो लोग लायबल रहते हैं।
और वो सब अपन आगे पढ़ेंगे, जो सेक्शन से रेफरेंस दिया है ना, सेक्शन 20, 22, ये सब आगे अपन देखने वाले अभी। तो ये क्वेश्चंस आपको बाद में और डिटेल में समझ में आएंगे, अभी उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के रख दो। एज वी गो अहेड यू विल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। एंड व्हाट डज द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिवर्स चार्ज मीन? टेक्निकल क्वेश्चन है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो रेसिपिएंट है उसको लायबल किया जाता है टू पे दी टैक्स। फिर व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज व्हिच आर लायबल फॉर रिवर्स टैक्स? तो वही है, वो जो लिस्ट हमने देखा था वो सेम यहां पे भी आपको लिखना है। And whether the tax on interstate supply is applicable to every supply? No. Such supplies exclude alcoholic liquor for human consumption. एक तो वो exemption है, उस पे लेवी नहीं होता, और दूसरा वो वाला डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस वाले जिसपे आगे चल के लगाया जा सकता है, अभी नहीं है, इट कैन बी इन फ्यूचर। तो ऐसा है, वो था, सिंपल है। उसके बाद में आता है सेक्शन 6, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। तो ये भी वैसे ही है जैसे अपन सीजीएसटी एक्ट में पढ़ा था, सेम लाइंस पे चलता है कि वेयर द गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड। देखो इसका भी ओवरव्यू दे देता हूं। एक तो जनरल एग्जेम्पशन आता है, फिर वो फुल एग्जेम्पशन भी हो सकता है, पार्ट एग्जेम्पशन भी हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है ये विदाउट कंडीशंस, या कंडीशनल हो सकता है। फुल, पार्ट, एब्सोल्यूट, कंडीशनल, और ये जनरल एग्जेम्पशन है, यानी सबको एप्लीकेबल होगा। तो ये कैसे आएगा? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। और दूसरा होता है बाय स्पेशल ऑर्डर। अगर सिर्फ आपको एग्जेम्पशन देना है क्योंकि आप गवर्नमेंट के खास आदमी है, अंबा नहीं, क्या कोई भी, तो आपके लिए स्पेशल ऑर्डर आएगा कि आपको एग्जेम्पशन दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सम गुड्स और सर्विस और बोथ एज द केस में बी। तो उसको स्पेशल ऑर्डर कहते हैं, और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में दिया जाता है। तो बिल्कुल डिक्टो कॉपी है जैसा अपन ने वहां देखा था, वैसे ही यहां पर है। और जो सारे उसके टेक्निकल पॉइंट्स मैंने आपको समझाए थे कि एब्सोल्यूट अगर है तो मैंडेटरी होता है, और अगर कंडीशनल एग्जेम्पशन है तो वो ऑप्शनल होता है। लेना चाहो तो लो, ना लेना चाहो तो ना लो। तो देखो, जैसे एक कंडीशन के एग्जांपल में देता हूं। कुछ एग्जेम्पशन ऐसे होते हैं कि जहां गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन हो गया। तो अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो तो फिर एग्जेम्पशन मत लो, यू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड पे ड्यूटी ऑन योर फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो देखो पहले पॉइंट में वही है, जनरल वाला, ऊपर लिख दो जनरल exemption where the government is satisfied that it is necessary in public interest। ये टेक्निकल वर्ड्स है, हमेशा आंसर में लिखना चाहिए अगर क्वेश्चन आया तो। इन पब्लिक इंटरेस्ट it may on recommendation of the council by notification exempt generally either absolutely or subject to conditions as may be specified therein goods or service or both of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in the notification। Simple। और दूसरे पॉइंट में लिखा है कि where the government is satisfied that it is necessary in public interest so to do it may on recommendation of the council by special order। ये स्पेशल एग्जेम्पशन है, स्पेसिफिक नेचर के हैं, सिर्फ आपके नाम से आएंगे, ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं होते, ये सिर्फ आपके नाम से खास लेटर एनवेलप में आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, गिफ्ट। सो इसको कहते हैं अपन स्पेसिफिक एग्जेम्पशन। तो एक जनरल है, एक स्पेसिफिक। इन ईच केस अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, यह एक वर्ड लिखना जरूरी है, सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर टू बी स्टेटेड इन द ऑर्डर। ऑर्डर में लिखा रहेगा कि हमने आपको क्यों एग्जेम्पशन दिया, क्या ऐसे नेचर था, एक्सेप्शनल नेचर क्या था। exempt from payment of tax any goods or service or both on which the tax is leviable। और थर्ड में लिखा है कि गवर्नमेंट if it considers necessary or expedient so to do for the purpose of clarifying
द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ये भी समझाया था मैंने आपको लॉजिक, कि एग्जेम्पशन जब नोटिफिकेशन आ जाता है या स्पेशल ऑर्डर निकल जाता है, उसके बाद कभी कभी लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, और जहां एग्जेम्पशन नहीं देने का इंटेंशन गवर्नमेंट का, वहां भी उसको ले लेते हैं बाय मिस इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स ऑफ द लॉ। तो अगर ऐसा केस है तो फिर क्या होगा? तो फिर यह होगा कि गवर्नमेंट उसमें क्लैरिफिकेशंस इंक्लूड करेगा। तो आज उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, 1 महीने बाद गवर्नमेंट को पता चला कि लोग उसको गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन डालेगा बाय अनदर नोटिफिकेशन। एक और नोटिफिकेशन आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि इन दिस सेड नोटिफिकेशन दैट वी हैव इशूड 1 month बैक वी आर एडिंग दिस एक्सप्लेनेशन, वी आर क्लैरिफाइंग द पॉइंट्स। तो क्लैरिफिकेशन इज बाय वे ऑफ एडिंग एक्सप्लेनेशंस, तो उसमें एक्सप्लेनेशंस ऐड होंगे, और ये जो भी एक्सप्लेनेशंस 1 साल के अंदर ऐड होंगे, ओरिजिनल नोटिफिकेशन के इशू के बाद 1 साल के अंदर जो भी ऐसे क्लैरिफिकेटरी एक्सप्लेनेशंस ऐड किए जाएंगे, वो सब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से माने जाएंगे। द मेन पॉइंट ऑफ दिस इज दैट दे विल बी डीम्ड टू बी विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कहां से? राइट फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन। तो ओरिजिनल नोटिफिकेशन अगर 7 जनवरी को आया और फिर 2 अप्रैल को उसमें क्लैरिफिकेशन ऐड हुआ, तो वो क्लैरिफिकेशन का इफेक्ट कब से माना जाएगा? 7 जनवरी से, जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था। तो इससे क्या होता है कि जिन लोगों ने ये मिस इंटरप्रेट करके बेनिफिट्स उठाया है, वो कैंसल आउट हो जाता है, क्योंकि अब जो क्लैरिफिकेशन आया है वो पहले से आया है। तो आप लोगों ने जो बेनिफिट लिया, जो गवर्नमेंट को उल्लू बनाया, तो आप लोगों को वापस से पूरा पैसा भरना पड़ेगा। यू आर नॉट एंटाइटल फॉर दिस एग्जेम्पशन। तो ऐसे वो रहता है। तो वहां लिखा है, देखो, क्लैरिफाइंग द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 और द ऑर्डर अंडर 2, insert an explanation in such notification or order as the case may be by a notification। तो एक और नोटिफिकेशन आता है जिससे वो पुराने नोटिफिकेशन में एक्सप्लेनेशन ऐड किया जाता है। और अगर ये देखो एट एनी टाइम विद इन 1 year, 1 साल के अंदर अगर ये इशू हुआ, then every such explanation shall have effect as if it had always been the part of the first such notification। ओरिजिनल, फर्स्ट इन ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो आया था, क्योंकि अमेंडमेंट्स तो कई बार आते हैं ना, 2nd आया, 3rd आया, 4th आया, 5th भी आ सकता है, लेकिन 5th में भी अगर कोई एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ तो वो ओरिजिनल जो फर्स्ट वाला था वहां से उसका इफेक्ट आएगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जिन लोगों ने बेनिफिट उठाया है मिस इंटरप्रिटेशन का, उन सबको टैक्स वापस से भरना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेनल्टीज फॉर डिले। अच्छा, इसका मतलब ऐसा ही क्या कि 1 साल के बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकता, एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं कर सकता? ऐसा ही क्या? बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत समझना। 1 साल होने के बाद भी गवर्नमेंट उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकता है, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद जब कोई एक्सप्लेनेशन ऐड होगा तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। यानी जिस दिन से वो ऐड होगा वहां से आगे के लिए लगेगा, पीछे से नहीं लगेगा। बस इतना डिफरेंस है। बाकी 1 साल के बाद भी नोटिफिकेशन आ सकता है, एक्सप्लेनेशन ऐड हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जो 1 साल के अंदर आएंगे वो सबका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट माना जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है। और फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेयर द एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ फ्रॉम द होल और पार्ट ऑफ द टैक्स लेविएबल thereon has been granted absolutely, ये भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। अगर एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है तो फिर क्या होगा? द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सच गुड्स और सर्विस और बोथ shall not collect the tax in excess of the effective rate on such supply of goods or service or both। यानी कि in short what it means is that if the exemption is absolute then it is mandatory, कंपल्सरी होता है, ये उसका मतलब है, आपको ये लेना ही पड़ेगा। और यहां जो लिखा है इन एक्सेस ऑफ इफेक्टिव रेट, ये क्यों लिखा है कि अगर ये एग्जेम्पशन जैसे ओरिजिनल टैक्स अगर 18% था
ठीक है, ओरिजिनल रेट ऑफ टैक्स 18% था। तो गवर्नमेंट दो बातें कर सकता है ना, या तो फुल एग्जेम्पशन या पार्ट एग्जेम्पशन, दो होते हैं। अगर उन्होंने फुल एग्जेम्पशन दे दिया तो फिर तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया, नीलिच हो गया। फुल एग्जेम्पशन में तो नील हो जाएगा ना। लेकिन पार्ट दिया, उन्होंने कहा कि आपको हम पार्ट एग्जेम्पशन दे रहे 10%, ये 10% एग्जाम कर दिया तो फिर 8% तो बचेगा ना, तो अब इफेक्टिव रेट 8% हो जाएगा। तो अगर इफेक्टिव रेट 8% हो गया तो क्या आपके हाथ में चॉइस है कि नहीं नहीं मैं पूरा 18 भरना चाहता हूं? नो, यू कैन नॉट, आप भर ही नहीं सकते। तो इट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है विदाउट कंडीशंस, कोई कंडीशन गवर्नमेंट ने अटैच नहीं किया। गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि 18 की जगह अब 8% भरना है, हमने 10% माफ कर दिया, नाउ यू हैव टू पे 8%। तो फिर आपको 8% ही भरना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं।